प्यारे बच्चों, कार्य अनुभव की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हंसराज नेगी, प्रवक्ता, कार्य अनुभव, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिमला। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क एजुकेशन इन स्कूल विद रेफरेंस टू टाइम, प्लेस एंड ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि कार्य शिक्षा क्या है। कोठारी आयोग के अनुसार हम कार्य शिक्षा को विद्यालय, घर, कर्मशाला, कारखाने, फार्म और अन्य उत्पादक परिस्थितियों में चल रहे उत्पादक कार्य में भाग लेने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि कार्य शिक्षा उत्पादक कार्य क्या होता है। ऐसा कार्य जो स्वयं के लिए फायदेमंद हो और समाज के लिए भी उतना ही उपयोगी हो, उसे उत्पादक कार्य कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव वर्क। उदाहरण के लिए एक रिक्शा चालक दिन भर धूप, सर्दी, बरसात, हर तरह के मौसम में यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है और बदले में धन प्राप्त करता है, जिससे वो अपने और अपने परिवार के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस प्रकार रिक्शा चालक उत्पादक कार्य कर रहा है, जिससे वो अपने लिए धन कमा रहा है और उसके बदले यात्रियों को सेवाएं भी दे रहा है। कार्य शिक्षा की अन्य विशेषताएं। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क एजुकेशन। नंबर 1, it nurtures self-confidence and self-reliance in children. Means work education activities builds confidence of learner and learner become self-reliance. Second one is it establishes relationship between hand and brain. इसको मैं उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे जब हम टमाटर के खेत से खरपतवार निकालते हैं तो खरपतवार निकालते हैं तो हम किसी भी टमाटर के स्वस्थ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते। यह हाथ और दिमाग के समायोजन के कारण होता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों, मैंने इस स्लाइड में इस बिंदु को समझाने के लिए एक चित्र पेस्ट किया है, जिसमें बच्चे कार्य शिक्षक की गतिविधियां समूह में कर रहे हैं और बच्चे कर करके सीख रहे हैं। जब बच्चा कर करके सीखता है तो स्थायी ज्ञान अर्जित करता है। Now, the main topic of today is planning and organization of work education in school. It is divided into three parts. First is grouping of students, mean to make the group of students, like we can make the group of 3 students, we can make the group of 4 students. Then we can say this is grouping of students. Before grouping of students, we should know what are the benefits of grouping of students. The benefits of grouping of students are there is a positive environment of joy. Means when the children work in groups, they feel happy and enjoy the activity. Children not hesitate when they work in group. Second one is develop टीम स्पिरिट। जब बच्चा समूह में काम करता है तो बच्चों में टीम भावना का विकास होता है, जिससे बच्चों में अनुशासन के साथ साथ जीतने की भावना पैदा होती है। डिस्प्ले ऑफ टीचिंग लर्निंग स्किल्स टू ईच अदर। अर्थात जब बच्चे समूह में कार्य शिक्षक की गतिविधियां करते हैं तो आपस में अपने ज्ञान, विचार और अनुभवों को एक दूसरे के साथ
साझा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं, बांटते हैं। अन्य गुणों का विकास, अदर क्वालिटीज डेवलप्स, जैसे सहयोग की भावना, नेतृत्व का विकास, योग्यता, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ईच अदर, means sensitivity towards physically challenged children, sensitivity towards girls, love for nature, love for nature means हर कार्य को सुंदर करने की कोशिश करते हैं जब बच्चे एक समूह में काम करते हैं ताकि उन्हें प्रशंसा मिले। डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रमिक के प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है और नियमितता जैसे गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट इज हाउ द ग्रुपिंग इज डन। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि बच्चों का समूहीकरण कैसे किया जाए। समूहीकरण दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, कक्षावार समूहीकरण। इसमें एक कक्षा का एक समूह बनाया जाता है, जैसे तीसरी कक्षा का समूह या चौथी कक्षा का समूह आदि। और दूसरा है मिश्रित समूहीकरण। इसमें भिन्न भिन्न कक्षाओं के बच्चों का मिला जुला समूह बनाया जाता है। इन दिस ग्रुप we have the children of different classes and they work together. For example, in the morning assembly, how we can do the grouping. In morning assembly, we have more activity to do like morning prayer, thought for the day, pledge, news reading, topic, general knowledge, questions, etc. How the grouping is done in this? We can make mixed group for co-education. There should not be a separate group for physically challenged students. They should also include in team. They should not feel separate. We should ensure this their role and responsibility for activities to be done in the morning assembly. We can make the group of slow learners and brilliant students, means we can say there should be a mixed group of slow learner and brilliant students. Another point we can include in this, we can ensure equal participation of each and every students. Next one is listen to their decision and suggestion, then implement as per need. Means head of the institute and work education teacher should listen the decision and suggestions made by the students, and desirable suggestion can be implemented. Desirable suggestion means जैसे पिछली कार्य शिक्षा की कक्षा में बच्चों से हमें एक सुझाव प्राप्त हुआ कि बच्चे सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार को स्वच्छता से संबंधित गतिविधियां नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे इन दिनों में स्वच्छ वर्दी पहनकर आते हैं, उनके वस्त्र पहले ही दिन गंदे हो जाते हैं। बच्चों का कहना था कि वे बुधवार और शनिवार को स्वच्छता से संबंधित गतिविधियां करेंगे। This means this is desirable suggestion made by the students. It can be implemented. Next था democratic environment in the group, means there should be a democratic environment in the group. Every student is free to ask any question and every student is free to share their knowledge as well as ideas in the group. Now, what are the factors
विच अफेक्ट द ग्रुप फॉर्मेशन। समूहीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है जगह की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। जो गतिविधियां आप बच्चों को करवाने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास पर्याप्त जगह का होना अनिवार्य है। अगर आपके पास पर्याप्त जगह नहीं है तो यह समूहीकरण को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट इज सफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स मटेरियल एंड टूल्स। संसाधन, सामग्री और औजार की पर्याप्तता। संसाधन, सामग्री और औजार पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, अन्यथा ये समूहीकरण को प्रभावित करेगा। जैसे अगर हम बच्चों को मोमबत्ती बनाना सिखा रहे हैं तो इसके लिए आपके पास संसाधन व्यक्ति मोम, धागा, हार्डनर और मोमबत्ती बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सांचों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, समय की उपलब्धता। गतिविधियों को करवाने के लिए आपके पास समय कितना है? क्या आपके पास एक कक्षा का समय है, या 1 घंटा है, या 2 घंटे है, या फिर एक पूरा दिन? अरेंजमेंट ऑफ सुपरविजन एंड असेसमेंट, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन की व्यवस्था। क्या हर बच्चा गतिविधि कर रहा है या नहीं? क्या हर बच्चे को गतिविधि करने का समान अवसर प्राप्त हो रहा है या नहीं? यह सब जांचने के लिए पर्यवेक्षण और मूल्यांकन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों की संख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए और ना बहुत कम। दोनों ही स्थितियों में बच्चों का समूहीकरण प्रभावित होता है। नेचर ऑफ एक्टिविटी एंड इट्स पर्पस। कार्य शिक्षा गतिविधियों की प्रकृति एवं उद्देश्य। क्या गतिविधियां उत्पादकता से आधारित होनी चाहिए? जैसे अचार बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। क्या सामाजिक सेवा आधारित गतिविधियां हैं, जैसे स्वच्छता से संबंधित और पौधारोपण? क्या जीवन की आवश्यकताओं, मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित गतिविधि है, जैसे भोजन और संतुलित आहार? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशलों का विकास पर आधारित है, जैसे गार्डनिंग, कारपेंट्री, पॉटरी वर्क, पेंटिंग, कैंडल मेकिंग। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, previous knowledge. On the basis of interest, previous knowledge, entry behavior of the learner. आपकी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कार्य अनुभव गतिविधियों से संबंधित पूर्व ज्ञान होता है, और कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इन गतिविधियों का कुछ भी पूर्व ज्ञान नहीं होता। ऐसी स्थिति में अध्यापक को इन बच्चों का मिश्रित समूह बनाना चाहिए। Next is, now we will talk about how to bring change in groups. First point is methodology of previous group. If we have not satisfied with the methodology of previous group, then we can change the formation of group. Second one is new circumstances. If new development and new situation is there, then we can change the group formation. Change in nature of activity. I have done already told you about the nature of activity. Last is an effort for innovation. Means if we want to do something new, something innovative,
then we can change the group formation. Second point is time allocation. Now we will talk about the time allocation. Time allocation means how much time is given to the activity. It depends on three things: nature, objective, and expected result of the activity. Time for each activity can be allocated on the basis of nature, its objective, and expected results. Time allocation means which activity is to be done in which part of the year. Now we will talk about monthly activity plan for work education activity. हमने अप्रैल माह के लिए कार्य अनुभव से संबंधित एक योजना बनाई है जो इस प्रकार है। इस योजना में अप्रैल के पहले सप्ताह में बच्चों को स्वच्छता से संबंधित गतिविधियां कराई जाएगी। इसमें कक्ष की सफाई, शौचालय की सफाई, स्कूल प्रांगण की सफाई, पीने वाले पानी के टैंक की सफाई बच्चों से कराई जाएगी। अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में अध्यापक बच्चों को पौधशाला के बारे में बताएगा। इसमें बच्चों को पौधशाला के लिए क्यारियां कैसे बनाई जाती है और कैसे तैयार की जाती है, क्यारियों में बीज कैसे बीजा जाता है, बीज बीजने से पहले बीज और मिट्टी का रसायन से कैसे उपचार किया जाता है, ये सारी चीजें बता दी जाएगी। तत्पश्चात बच्चे इन गतिविधियों को स्वयं करेंगे। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में बच्चों से स्वास्थ्य, व्यक्तिगत सफाई और भोजन से जुड़ी क्रियाएं कराई जाएगी। अध्यापक बच्चों को दांत, आंखें, मुंह, नाक कैसे साफ किए जाते हैं के बारे में बताएगा और उसके बाद बच्चे ये सारी क्रियाएं सुबह अपने अपने घर पर करेंगे और अध्यापक संतुलित भोजन के बारे में भी बच्चों को बताएगा। अप्रैल के चौथे सप्ताह में बच्चों को फ्लावर अरेंजमेंट के बारे में बताया जाएगा। लूज फ्लावर जैसे गेंदे के फूल से माला कैसे बनाई जाती है, कट फ्लावर्स जैसे ग्लैडियोलस, कार्नेशन, रोज स्टिक्स, लिलियम के फूलों से गुलदस्ता कैसे तैयार किया जाता है, पहले अध्यापक बच्चों को बताएगा और उसके बाद ये सारी क्रियाएं बच्चे स्वयं करेंगे। अप्रैल माह के बाकी बचे दिनों में बच्चों को गमले में पौधा कैसे लगाया जाता है, उसके लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, अध्यापक बच्चों को बताएगा और इसके बारे में जानकारी देगा। तत्पश्चात बच्चे एक एक फूलों के गमले स्वयं तैयार करेंगे और उनमें हर रोज बच्चे सुबह शाम पानी डालेंगे। बच्चों, ये मासिक योजना की एक रूपरेखा थी। इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको अगले अध्याय में विस्तृत रूप से देंगे। We have done grouping of students and time allocation. Now we will talk about last point, that is allocation of place. Where the children do the activity. Will children do the activity in the laboratory or in classroom or in playground or in school campus or part of the locality? If we talk about the activities of primary level, student can also absorb the activity. जो प्रारंभिक स्तर के बच्चे होते हैं उनको हम केवल आवश्यक गतिविधियां ही करवा सकते हैं। आवश्यक गतिविधियां जैसे स्वच्छता से संबंधित और व्यक्तिगत स्वच्छता, चाहे इन्वायरमेंटल रिलेटेड क्लीनलीनेस हो या फिर जो आवश्यक गतिविधियां होती है यही करवाई जा सकती है। जो वैकल्पिक
वैकल्पिक गतिविधियां होती है, ऐच्छिक गतिविधियां होती है जो अपनी इच्छा से की जाती है। वो गतिविधियां इन बच्चों को नहीं करवाई जा सकती है। ये बच्चे उन गतिविधियों का सिर्फ अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। What would be the place of work? The place of work will be the part of locality where they can observe the activity. The part of locality are community water tap, working place of potter, working place of carpenter, vegetable field, tailor shop, post office, bank, community center, parks, garden, food preservation center, vermicompost unit and mushroom production unit, visit to orchard like apple orchard and mango orchard. बच्चा जब भ्रमण पे जाएगा तो इन स्थानों पे कहीं भी अगर वो भ्रमण करता है तो वहां पे जाके वो गतिविधियों का अवलोकन करेगा। वो वहां जाके गतिविधियां नहीं करेगा, वहां जाके सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, गतिविधियों का अवलोकन करेगा। जैसे अगर बच्चा प्लेस ऑफ पॉटर प्लेस ऑफ पॉटर या वर्किंग प्लेस ऑफ पॉटर को विजिट करता है तो वहां पे वो देखेगा कि जो कुम्हार होता है वो कौन कौन सी मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाता है और उसको कैसे मिक्स करता है, उसका मिक्सचर कैसे बनाता है और जो बर्तन होते हैं उसमें कैसे डिजाइन करता है, उसको कैसे आकार देता है। वो सारी गतिविधियां वहां जाके बच्चा ऑब्जर्व करेगा। नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ place. What point we should remember while we can take the students to these places? The point to be remembered, number one is distance of working place from school. Working place should not be so far from the school, there will be a wastage of time and energy. Therefore, prefer the working place in vicinity. Second one is geographical and social condition. Geographical condition means the condition of weather. We should not take the children outside during the extreme cold, too hot, and rainy weather. Health and safety are the concern for you. Social condition. Social condition means occurring of special event in the vicinity, such as political rallies, marriages, religious celebration, riot, etc. Number of students, how many for excursion and all alone, means the number of students cannot be ignored in your plan. It is important to divide how many students can be taken for excursion. Are you taking the children all alone? Work education teacher should also take the help of the other teacher of his or her school. Students, this was all about planning and organization of work education. Thank you. Namaste.